आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। एम्बिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, या इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। और ये सीखने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा कि इसको कैसे निकालते हैं, क्या होता है। अब क्या होता है उससे पहले हमको एक कंसेप्ट और क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं 5 और 10। हमारे पास दो संख्याएं हैं 5 और 10। इनमें से छोटी कौन सी है? 5, और बड़ी कौन सी है? 10। यदि हम 5 से 10 को डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, और शेष क्या होगा? 0। यदि शेष 0 आ जाता है, रिमाइंडर अगर शून्य है, 0 है, तो हम ये कहेंगे कि 5 से 10 को पूर्णतया विभाजित किया जा सकता है। 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5। और इस केस में कि यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का एक गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड को हम अंग्रेजी में फैक्टर भी बोलते हैं। तो 5 को हम लिख सकते हैं गुणनखंड। 5 10 का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड ज्ञात करने की विधि है कि जिस संख्या का हमको गुणनखंड ज्ञात करना हो उसको लिखेंगे ऐसे, और अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, फिर 5 से कर दिया 1 टाइम, और जैसे ही हमको 1 प्राप्त हो जाता है तो ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। अब हम यहां लिखेंगे गुणनखंड। 10 के गुणनखंड होंगे हमारे 1, सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा, और 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 से सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा गुणनखंड होगा 2, उसके बाद तीसरा गुणनखंड होगा 5, और अंतिम गुणनखंड होगा इसका 10। तो गुणनखंड से तात्पर्य है वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं, वे सभी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। 2 गुणनखंड हमेशा होंगे, किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड हमेशा होते हैं। मान लीजिए 10 है, तो इसके 2 गुणनखंड तो हमेशा ही होंगे, एक तो 1 और एक 10। इट मीन्स इसका तात्पर्य ये है कि एक तो 1 हमेशा गुणनखंड रहेगा, और दूसरा वो संख्या स्वयं भी क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 into 5 में। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा संख्या स्वयं हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि 10 के हमने गुणनखंड किए तो 1 आया, 2 आया, 5 आया और 10 आया। कुल मिला के इसके ये गुणनखंड हुए। गुणनखंड की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं हम। हालांकि ये हमारे इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ हमने काउंट कर लिया, कितने गुणनखंड हुए? 4, 1 2 5 and 10। अब गुणनखंड जैसे हमने यहाँ किया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1। 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1। अब गुणनखंड की संख्या निकालनी हो यदि
तो 2 की पावर 1 है, उसमें 1 प्लस कर देंगे इनटू 5 की पावर भी 1 है, तो इसमें भी 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, और ये हमने यहाँ काउंट किए थे, कितने गुणनखंड आ रहे थे हमारे 4, और यहाँ से भी कितने आए 4। तो गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए ये एक सूत्र होता है कि जितनी हमारी यहाँ पावर आती हैं उनमें कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पता चल जाएगा, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक मैंने समझाया कि गुणनखंड क्या होते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोगों की समझ में आया, इतना सीख गए। अब देखिए, इसको मैं अरेंज करता हूँ। गुणनखंड को एक और नाम से भी पुकारा जाता है। गुणनखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने कहा कि 10 के गुणनखंड हैं 1 2 5 एंड 10, तो उनको अपवर्तक भी कहेंगे। अपवर्तक क्या होंगे, 1 2 5 और 10। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, अभी हमने एक संख्या मानी थी, अब 2 संख्याएं मानते हैं, 8 12। अब यदि हम 8 के गुणनखंड करें तो इसको लिख सकते हैं हम 8 इंटू 1। 8 को दोबारा से हम ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2। इसको दोबारा से कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। तो एक गुणनखंड हुआ इसका, 8 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 2 और फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसके कितने गुणनखंड होंगे, इसके भी 4 होंगे। एक तो नंबर इटसेल्फ होता है 8 होगा, दूसरा मैंने हम बताया है कि एक हमेशा होगा, बाकी एक 2 होगा और एक 4 होगा। तो इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं हम 8 को, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब इसी प्रकार से 12 के करेंगे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 1 जा 12। तो इसके 12 के गुणनखंड होंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6 और 1 होगा 12। 12 को 1 से विभाजित किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 3 से किया जा सकता है, 4 से किया जा सकता है, 6 से भी किया जा सकता है और 12 से भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार 12 के गुणनखंड आए 1 2 3 4 6 और 12। अगर इनकी संख्या निकालना चाहें हम, गुणनखंडों की संख्या, तो देखें 2 की पावर कितनी हो रही थी हमारी 2, 2 2 जा 4, 3 की पावर कितनी हो रही है 1 और तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या, पावर कितनी हो रही थी 2, मैंने अभी बताया कितना प्लस करते हैं 1, इसमें 1 प्लस कर दिया,
इंटू, यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, इसमें भी 1 प्लस करेंगे। अब 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2 और 3 2 जा 6। यहाँ पर हमने काउंट किया, अभी देखो 1 2 3 4 5 6, कितने फैक्टर हो रहे हैं इसके 6, और यहाँ फॉर्मूले से हमने निकाला सूत्र द्वारा, तो कितने निकल के आए 6। तो ये गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए विधि है। गुणनखंडों की संख्या हम इस विधि से निकालेंगे। और गुणनखंड कैसे करेंगे ये मैंने अभी आपको बताया था पिछली बार, 10 के गुणनखंड करके बताए। प्राइम नंबर्स से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी प्राइम नंबर होगी 2, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा तो फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा तो फिर 7 से करेंगे, और इसी प्रकार आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे इन्हीं को जो गुणनखंड है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे इस चैप्टर में, HCF और LCM में जब हम HCF निकालेंगे तो गुणनखंड को ही हम कहेंगे अपवर्तक। अब 8 के गुणनखंड किए हमने, तो ये हुआ 2 × 2 × 2 × 1, और 12 के किए तो इसको लिखेंगे 2 2 दूनी 4, 4 किया 12 और 12 एकदम 12। अब मैंने बताया एक तो हमेशा होता ही है, इसको छोड़ देते हैं। अब एक के अलावा इन दोनों में कॉमन क्या है 2। ये 2 8 का भी अपवर्तक है और 2 12 का भी अपवर्तक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक ये भी है 2, ये 2 8 का भी है और ये 2 12 का भी है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने हुए 2 × 2 2 जा 4। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। तो कुल मिला के कॉमन कितने हैं, एक 2 ये और एक 2 ये। तो 12 और 8 के कॉमन फैक्टर हुए हमारे 2 और 4। 2 से डिवाइड कर सकते हैं 8 को और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं 8 को। तो ये कहलाएंगे समापवर्तक। समान अपवर्तक, जो दोनों में समान हो, दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसको कहेंगे समापवर्तक। समापवर्तक 2 शब्दों से मिलकर बना है, समान धन अपवर्तक। ऐसे अपवर्तक जो दोनों में कैसे हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे समापवर्तक। तो समान क्या है 2 है, और क्या समान है 4 है, तो दोनों समान है, तो इसको बोलेंगे समापवर्तक। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है 4, सबसे बड़ा कौन है 4, तो इसलिए इसको कहेंगे महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में लिखेंगे मासा, तो ये क्या निकल के आएगा 4। तो यही आज हम चैप्टर सीखेंगे, पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्तक। आप लोगों की समझ में आया अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो आप लोग सीख गए यहाँ तक। अभी हमने देखा कि 8 और 12 का मासा हमने लिखा, तो 8 को लिखा 4 × 2 4 × 8, और 12 को लिखा 4 × 3, और दोनों में कॉमन क्या हुआ 4, और ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इसलिए मासा कितना हो गया, मासा हुआ हमारा 4। महत्तम समापवर्तक। एक छोटी संख्या भी है 2, उससे भी भाग जा रहा है, लेकिन वो छोटी है, इसलिए मासा किसको लिखेंगे 4। और मासा को इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे तो डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ये चैप्टर जब हम आगे सीखेंगे तो अब आगे जब भी मासा आएगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे m से डिनोट करेंगे मासा। तो मासा m और कितना आया 4।
इसके आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ट्वेंटी फाइव एंड 45। तो 25 को लिखेंगे हम 5 के गुणन 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5, और 45 के करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 9। इन दोनों में कॉमन कौन है? देखिए 5 इसमें भी है, 25 में 5 इंटू 5, और 45 में भी 5 इंटू 9 में 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? 5। इसलिए देयरफॉर मासा m की वैल्यू कितनी आई? 5। तो मासा कितना निकल के आया? 5। तो ये तो हो गई मासा ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। अब आप लोग जब अपनी परीक्षा में बैठेंगे तो गुणनखंड विधि से मासा निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, परीक्षा में आपके पास समय का अभाव रहेगा, इसलिए एक दूसरी विधि भी है। अब हम उस विधि को सीखेंगे, भाग विधि। भाग विधि से कैसे निकालेंगे मासा, उसके लिए मैं बताता हूं आपको। जैसे पहला उदाहरण हमने लिया 8 और 12 का, इसी को हम भाग विधि से निकालेंगे। अब 8 एवं 12 का मस HCF of 8 and 12, which is the smaller number? 8, और ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारा? 12। तो स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर को वो डिवाइड करेंगे, 8 बन जा 8। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना रहा? रिमाइंडर 4। अब जो रिमाइंडर रहता है उससे फिर से डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा पहला भाजक है, फर्स्ट डिवाइजर। तो 8 को दोबारा से डिवाइड कर दिया इससे, 4 2 जा 8, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। शेष फल आया हमारा 0, रिमाइंडर रहा 0। और जैसे ही यहाँ 0 प्राप्त हो जाता है, रिमाइंडर जैसे ही 0 होगा, तो हम तुरंत अपनी प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे और लिखेंगे मासा। और मासा को किससे डिनोट करेंगे? m से। जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, वही संख्या हमारी क्या बन जाएगी? मासा। तो इसमें मासा कितना हुआ? 4, और यही हमारा। तो ये रही हमारी भाग विधि। और अब आगे इस चैप्टर में हम भाग विधि से ही मासा ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि को नहीं अपनाएंगे क्योंकि उसमें समय लगता है। जब संख्याएं बड़ी होंगी और 2 से अधिक होंगी तो वहां पर गुणनखंड विधि थोड़ा सा अव्यावहारिक इसलिए हो जाती है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है। और आपकी परीक्षा में, अब आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ विशेष महत्व रहेगा समय का, टाइम मैनेजमेंट का। तो यदि आप थोड़ा सा समय बचाएंगे तो वो आप उतने समय में आप 1 प्रश्न या 2 प्रश्न अतिरिक्त हल कर पाएंगे। इसलिए यही मेथड आपको अपनाना है, भाग विधि। यहाँ तक समझ में आया? मिटा दूँ इसको? ठीक, इससे आगे देखते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके परीक्षा में सवाल आया 42 एवं 70 का मस ज्ञात कीजिए। तो हमारे सामने फिर 2 संख्याएं हैं। छोटी कौन सी है? 42। 42 से भाग देंगे 70 में, 42 एकम 42, 42 बन जाए 42। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, अभी मैंने सिखाया आप लोगों को।
10 में से 2 को माइनस किया 8, यहाँ रह गया 6, 6 में से 4 को किया 2। अब रिमाइंडर रहा कितना 28। अभी मैंने बताया है कि जो रिमाइंडर रहता है उससे दोबारा से भाग देते हैं प्रथम भाजक में, फर्स्ट डिवाइजर में। तो फर्स्ट डिवाइजर रहा हमारा 42। अब इसको फिर से भाग देंगे तो 28 एकम 28 और फिर घटाएंगे, 12 में से आगे 4 बचे और 3 में से 2 1 बचा। अब फिर से यही प्रक्रिया करेंगे, 14 से भाग देंगे किसमें 28 में, 14 दूनी 28 और शेषफल आएगा हमारा 0। शेषफल 0 आया कब, जब हमने किससे डिवाइड किया 14 से, 14 से भाग दिया। तो इसलिए यही हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और मास किससे डिनोट करते हैं m से, कितना आया है 14 और यही हमारा उत्तर। तो यदि दो संख्याएं हैं तो उसमें कार्य आसान होता है, आप जल्दी निकाल पाते हैं। यदि 2 से अधिक संख्याएं होंगी तो उसके लिए विधि अलग है। तो ये 2 संख्याओं वाला आपकी समझ में आया, आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नाइन्टी 120 एंड 180 का HCF आपको फाइंड आउट करना है। 96 का, 120 का और 180 का मास ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न है। अब इसमें संख्याएं कितनी है 3। अभी तक हमने कितनी संख्याओं के सीखे 2 के। तीसरी संख्या के लिए प्रक्रिया यही रहेगी, लेकिन एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी तक हमने सीखा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। 96 से 120 को करेंगे डिवाइड। 96 1 जा 96, इसमें से माइनस करेंगे। 10 में से 6 को किया 4 और 11 में से 9 को किया तो 2, रिमाइंडर रहा 24। अब मैंने अभी बताया कि जो यहाँ रिमाइंडर रहेगा उससे हम इस वाले डिवाइजर को, इसके लिए तो फर्स्ट डिवाइजर है, 96 को डिवाइड करेंगे। 24 4 जा 96, 24 चौक 96 और शेष रहा 0। देखें, पहले हमने 96 से 120 में भाग दिया माधव, 96 एकम 96, शेष बचा 24। संकल्प 24 से किसको डिवाइड करेंगे 96 को, 24 चौक 96, शेष क्या रहेगा 0। और अभी मैंने आपको सिखाया है कि जैसे ही 0 आएगा शेष के रूप में, हम प्रक्रिया यहाँ पर रोक देंगे। अगर 2 ही संख्याएं होती तो हमारा उत्तर होता कितना 24, लेकिन अब नहीं होगा। अभी एक संख्या बची है, कौन सी 180। तो हम 24 को लेकर आगे चलेंगे और इससे डिवाइड करेंगे किसको 180 को। तो 24 से डिवाइड कर दिया 180 को, 7 टाइम्स, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। 24 7 जा 168। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए तो 2 बचे और 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब रिमाइंडर कितना रहा सौरभ 12। अब 12 से अभी मैंने सिखाया है आपको, डिवाइड कर देंगे किसको 24 को। तो 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 और रिमाइंडर रहेगा 0। शेषफल क्या आ गया 0। और जैसे ही शेष 0 आया, अब हमारे पास कोई अगली संख्या तो है नहीं। तीसरी संख्या 180 बची थी, उसको हमने विभाजित कर दिया। और मैंने आपको बताया है कि लास्ट में जिससे आएगा 0, वही संख्या, जिस संख्या से भाग देने पर शेष 0 आएगा, वही संख्या क्या कहलाएगी मास। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए मास किससे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। कितनी वैल्यू आई है 12। तो मास का मान कितना आ गया 12 और यही हमारा आंसर है। क्या आप समझ पाए सभी लोग अच्छे से? तो लोड कीजिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। उसमें
ठीक है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया सभी लोगों को? नीरज, नेक्स्ट अगला सवाल है 1365, 1560 एवं 1755 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अभी 3 संख्याओं वाला सवाल मैंने अभी आपको सिखाया है। एक फिर से आगे चलते हैं 3 संख्याओं वाले सवाल के लिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1365। तो 1365 से डिवाइड करेंगे 1560। यदि ये 1565 होते तो 200 बचते, लेकिन ये 5 कम है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 कम बचेंगे, रिमाइंडर रहेगा 195। 1365 एकम 1365। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 195 बचेगा। 195 से भाग देंगे किसमें? 1365 में। 7 बार भाग जाएगा। 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 9 63 और 3 66, और 7 एकम 7 और 6 13, और रिमाइंडर रहेगा 195 से भाग गया और हमारे पास 0 है। अभी एक संख्या बची है, ये वाली 1755। तो 195 को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसमें भाग देंगे। तो 195 का भाग दे दीजिए यहाँ। 195 से भाग देंगे 1755। जब हमने 195 से डिवाइड किया था 1365 को, तो 7 टाइम्स डिवाइड किया, और ये वाली संख्या 1755 इससे बड़ी है, तो ज्यादा होगा तो 9 टाइम्स डिवाइड होगा। 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 4 85, 5 8 से 8, और 9 एकम 9 और 8 70। रिमाइंडर आ गया 0। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए जो हमारा मसा है, मसा को डिनोट करते हैं m से, और इसकी वैल्यू आ गई 195, और यही हमारा आंसर है। माधव, समझ में आया? अंकल, सौरभ, यहाँ तक समझ में आया? तो अब मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में मासा निकालने की विधि आ गई। आप मासा निकाल सकते हैं। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? अब इससे आगे चलते हैं। देखिए, मासा ज्ञात करना हमने सीख लिया। आज हमने सीखा अपवर्तक क्या होता है, फिर हमने सीखा समापवर्तक क्या होता है, और उसके बाद सीख लिया हमने कि जो सबसे बड़ा समापवर्तक होगा उसे ही क्या बुलाएंगे हम? महत्तम समापवर्तक। अब इससे आगे देखते हैं, हम वापस आते हैं उन्हीं 2 संख्याओं पर। 8 एवं 12 का मस महत्तम समापवर्तक ज्ञात। मान लीजिए ये आपका सवाल था और ये हम कर चुके हैं। तो हमने देखा कि 8 इसके गुणनखंड किए, 4 दूनी 8, और 12 के गुणनखंड किए तो 4 तिया 12। अब हमने इतना सीख लिया है कि मसा को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल m से। Therefore, m is equal to 4। m की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। अब 8 के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो 4 2 जा 8 आ रहा है। इसमें से 4 तो हो गया मसा महत्तम समापवर्तक m। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है? 2। जब 12 के गुणनखंड किए हैं तो 4 3 जा 12। सौरभ, तो मसा तो 4 हो गया। अब यहाँ पर 4 के अलावा हमारे पास क्या शेष है? 3। तो जो यहाँ पर संख्याएं बचती हैं 2 और 3, इनको हम लिखते हैं
परस्पर अभाज्य संख्याएं को-प्राइम नंबर्स, परस्पर अभाज्य संख्याएं, इसका तात्पर्य है कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF हमेशा 1 होगा। 2 और 3 का जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहां से हम ये कहेंगे कि को-प्राइम ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनका HCF कितना होता है 1। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा उन्हें परस्पर अभाज्य संख्याएं कहेंगे, को-प्राइम नंबर्स, अंग्रेजी में कहेंगे को-प्राइम नंबर्स। या ये कह लीजिए कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक को छोड़ देंगे कोई भी कॉमन फैक्टर न हो। एक तो हमेशा ही होगा, एक सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, एक 2 को भी विभाजित कर देगा और 3 को भी विभाजित कर देगा, इसलिए एक को छोड़ दीजिए। एक को छोड़कर कोई अन्य कॉमन फैक्टर न हो तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, परस्पर अभाज्य संख्याएं। तो यदि मैं कहूं कि दो संख्याएं x तथा y हैं, दो संख्याएं x तथा y हैं, तो x को लिखेंगे x इज इक्वल टू m इंटू a, x बराबर ma, जहां m क्या है, दोनों संख्याओं का मौसा है, और a क्या है, परस्पर अभाज्य संख्याओं में से पहली संख्या है, और y बराबर होगा m इंटू b, जहां x और y संख्याएं हैं, m इनका मौसा है, और a तथा b परस्पर अभाज्य संख्या। देखिए, यदि दो संख्याएं x और y हैं तो x को हम लिखेंगे m इंटू a और y को लिखेंगे m इंटू b, जहां x और y क्या हैं, संख्याएं हैं, m क्या है, इनका मौसा है, महत्तम समापवर्तक है, और a और b क्या है, a और b दो परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। परस्पर अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ गई? यहां पर देखें, x की वैल्यू 8 हो गई, m की वैल्यू 4 हो गई, और a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ 12 को लिखेंगे y, तो y की वैल्यू 12 हो गई, m की वैल्यू 4 हो गई, और b की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ तक सबकी समझ में आया? अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। मिटा दो। देखिए, इससे आगे देखते हैं।
दो संख्याओं का योग चालीस है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये सवाल है सौरभ, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका म 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया आपको पिछले सवाल में, जैसे ही दो संख्याएं बोलेगा सवाल में तो हम तुरंत मानेंगे दो संख्याएं x और y। दो संख्याएं क्या मानेंगे? x और y। और दिया है योग, तो x धन y बराबर 40। और मासा कितना दिया है? 5। तो m की वैल्यू दी है 5। मैंने अभी बताया पिछले सवाल में कि अब आगे जब हम सवाल करेंगे तो मासा को किससे डिनोट करेंगे? m से। और दो संख्याएं क्या मानेंगे? x और y। और दिया है दो संख्याओं का योग, तो x और y को क्या कर दिया? प्लस। सौरभ, x प्लस y इज इक्वल टू 40 एंड m इज इक्वल टू 5। माधव, यहां तक समझ में आ गया? अब मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में कि x बराबर क्या होता है? m इंटू a प्लस y इज इक्वल टू m इंटू b। वैल्यू कितनी है? 40। इसमें से हम m को कॉमन ले सकते हैं, तो m को ले लिया हमने कॉमन, यहां से बचा a। m से m को डिवाइड कर दिया, m से m कैंसिल हो गया। m से इसको डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल होगा, यहां से क्या बचेगा? b। और इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी दी है? तो m की वैल्यू लिख देंगे 5। a प्लस b इज इक्वल टू 40 और 5 से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 8। तो a धन b का मान कितना आ गया संकल्प? 8। अब कितनी स्थितियां संभव हैं? देखिए यहां पर देखेंगे, 7 प्लस 1 8, एक स्थिति तो ये संभव है। 6 प्लस 2 8, दूसरी ये है। 5 प्लस 3 एंड 4 प्लस 4, ये 4 स्थितियां संभव हैं। वरुण, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 4 और 4 8। अभी मैंने बताया था सहवाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, सहवाज्य संख्या। अब इसमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है? देखो 1 को छोड़ देते हैं, 1 तो होता ही होता है, तो ये हमारे काम की है। क्यों? इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं। क्या ये हमारे काम की है? नहीं। 2 एंड 6 दोनों में कॉमन फैक्टर है 2। 2 से 2 में भाग चला जाएगा और 6 में भी चला जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये हमारे काम की नहीं। 5 एंड 3 यस, ये काम की है, क्योंकि 5 में और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 एंड 4 ये हमारे काम की नहीं है। क्यों? दोनों में कॉमन फैक्टर है 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा 4, इसलिए ये हमारे काम की नहीं है। तो दो पेयर आए हमारे काम के, एक तो 7 प्लस 1 8 और एक 5 प्लस 3 8। तो अभी संख्याएं कैसे निकालेंगे? एक निकालेंगे x1 और y1। जो पहला पेयर है उसमें से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। देखो x बराबर क्या होता है? ma, तो m की वैल्यू कितनी है? 5 और a1 की वैल्यू कितनी है? 7। एक एक करके निकालेंगे। x1 बराबर m इंटू a1, m की वैल्यू यहां से लेंगे 5, a1 की वैल्यू 7 लेंगे, तो 5 7 जा
30। तो x1 तो आ गया 35। अब y1 m इंटू b1, m की वैल्यू 5 और b1 की वैल्यू 1, 5 1 जा 5, तो संख्याएं हुई हमारी 35 एंड 5। देखें आप लोग, 35 को 5 में प्लस कीजिए, कितना आएगा 40, और 35 का और 5 का HCF निकालेंगे, कितना आएगा 5। तो एक पेयर तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है दूसरा पेयर, तो वो होगा x2, x1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे x2, तो a1 के प्लेस पे क्या आएगा a2, y1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे y2, और a2 के b1 के प्लेस पे क्या आएगा b2। डायरेक्ट लिखेंगे अब x2, m की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू ये रही 5, तो 5 5 जा 25, और y2 की वैल्यू लिखेंगे तो m की वैल्यू 5 और b2 की वैल्यू 3, तो 5 3 जा 15, तो हमारी संख्याएं होंगी 25 और 15। सौरभ समझ में आया? एक बार हमने क्या किया, डायरेक्ट लिखेंगे तो जो हमारे पेयर आए, देखिए यहाँ पे देखिए, एक पेयर आया 7 और 1 का, 7 + 1, दूसरा 5 + 3। अब हम मासा कितना है हमारा, महत्तम समावर्तक कितना है 5, तो एक बार 5 का 7 में गुणा कीजिए, 5 सत्ते 35, और एक बार 5 का 1 में गुणा कीजिए, 5 एकम 5, तो संख्याएं हुई 35 और 5। दूसरा यहाँ से निकालेंगे, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो दूसरा पेयर ये बनेगा। तो इस प्रकार हमारे पास दो युग्म है, 35 का और 5 का योग कितना होगा 40, और महत्तम समावर्तक कितना आएगा 5। इसी प्रकार 25 को 15 में प्लस करेंगे, 25 और 15 40, और दोनों का HCF निकालेंगे, तो ये भी कितना आएगा 5 आएगा। अब आपकी परीक्षा में यदि सवाल आया है तो इन दोनों पेयर्स में से कोई एक दिया होगा, या तो ऑप्शन ए 35 एंड 5, तो आप इस पे लगा दीजिए, या कोई और ऑप्शन दिया है बी या सी या डी में से 25 और 15, तो इस पे लगा दीजिए। और यदि दोनों दिए हैं वरुण, ऑप्शन ए 35 5, ऑप्शन बी 25 15, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तो फिर हम किस पर लगाएंगे ऑप्शन सी पर लगाएंगे, ए एंड बी दोनों। बात समझ में आ गई? अब आप नोट कर लीजिए।